यदि आप इस पेन को, रेड कलर के पेन को आप क्या मान लो, भगवान मान लो और इसको पूजो, कोई नहीं रोकेगा आपको। इंजॉय करना अपने प्रिपरेशन को और लास्ट तक देखना इस वीडियो को। यार हम आज फोर्थ सेशन में हैं। कौन सा सेशन? हम 11th का जो है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो बुक है उसका हम सीरीज चालू किए हैं और आज का जो सेशन है वो फोर्थ सेशन है। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 1 हमने जो आने वाले जो बीत गए हैं वो उन सेशंस में हम देख चुके हैं। ठीक, तो अभी जो हम देख रहे हैं वो है चैप्टर 2। चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे, ठीक, पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 में हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, उसको हम डिटेल में कवर अप कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो वो जाके पहले उसको देखिए एंड तब यहाँ पर आइए। ठीक, चैप्टर 2 में हम पढ़ने वाले हैं राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ठीक, चलो शुरू करते हैं। ठीक, जो राइट्स है, ठीक, राइट्स क्या चीजें हैं? समथिंग दैट कैन बी क्लेम्ड। राइट्स क्या है? एक कुछ चीज है जिसे हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, हम मांग सकते हैं। हमें इक्वेलिटी चाहिए। ठीक, हमें क्या चाहिए? इक्वेलिटी चाहिए। हम इक्वल रहना चाहते हैं सोसाइटी में, हम फ्री रहना चाहते हैं सोसाइटी में, हम किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते, हम कोई भी धर्म को फॉलो करना चाहते हैं। ठीक, ये जो क्या है इन्हें हम मांग सकते हैं। किन से मांग सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से हम मांग सकते हैं। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हम क्लेम कर सकते हैं? तो राइट्स क्या है? राइट्स समथिंग दैट कैन बी क्लेम्ड, जिसे हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक, वो है राइट्स। ठीक, अब फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स मतलब फंडामेंटल यानी क्या होता है? फंडामेंटल मतलब जो उसका जो प्रोटेक्टर रहेगा वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। ठीक, अब देखो दो प्रकार के क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। दो प्रकार के राइट्स और दो प्रकार के लॉ होते हैं। ठीक, एक ऑर्डिनरी होता है, एक ऑर्डिनरी राइट्स होता है, और जो सेकेंड है वो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, जो ऑर्डिनरी राइट्स होता है इसका जो प्रोटेक्टर होता है वो कौन होता है? गवर्नमेंट होता है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इसका प्रोटेक्टर होता है। जो फंडामेंटल राइट होता है इसका जो प्रोटेक्टर होता है वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या? कैसे कुछ बेसिक चीज है। ठीक, ऐसी कुछ बेसिक चीज है जो कि हम क्लेम कर सकते हैं, जिसका जो प्रोटेक्टर है वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, वो कहलाता है फंडामेंटल राइट। ठीक, जैसे आप देखना सड़क पे देखिए राइट। ठीक, आप सड़क पे जा रहे हो तो आपका कौन कौन सा राइट जो है वो क्या है? एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक, आप समान हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप फ्री हो। ठीक, आप कोई भी गाना सुन सकते हो, रिलीजियस कोई भी गाना सुन सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप अपना स्कूल खोल सकते हो, माइनॉरिटीज यदि हो आप तो। ठीक, यदि आपका कोई भी राइट वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो और रिट दायर कर सकते हो। ठीक, तो ये हुआ सड़क पे। हम सड़क पे देखें, हम इमेजिन करें कि यार फंडामेंटल राइट्स कैसे एप्लीकेबल हो रहे हैं। हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन बना रहे हैं। इनफैक्ट इवन मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, मैं एक्सप्रेस कुछ कर रहा हूं तो ये भी मेरा फंडामेंटल राइट है। आप सुन रहे हो मेरे को तो ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। हर चीज है जो हम डेली लाइफ में करते हैं वो ज्यादातर चीजें हमारी फंडामेंटल राइट्स होती हैं। यदि यार फंडामेंटल राइट्स ना हो ना, ठीक, इंपॉर्टेंस यदि हम पढ़ें फंडामेंटल राइट्स के जो इंपॉर्टेंस है, ठीक, ये जो राइट्स हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते। इवन हम सांस नहीं ले सकते, हम चार पांच जो दोस्त मिलके बात कर लेते हैं ग्रुप बना के, वो हम बात नहीं कर सकते। ठीक, हम राइट टू एजुकेशन, हम एजुकेशन नहीं ले सकते, हम इक्वल नहीं है, हम गवर्नमेंट कोई भी जो स्कीम आता है उसको हम उसका हम लाभ नहीं ले सकते। मतलब हम एक बंद पिंजरे के अंदर जैसा हो जाएंगे यदि फंडामेंटल राइट नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स हमें क्या देता है? जीवन देता है। क्या देता है? हमें लाइफ देता है फंडामेंटल राइट। ठीक, इसको इस दृष्टि से देखो। ठीक, इसका जो इम्पोर्टेंस है, ठीक, ये इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि यार कुछ जो रूल्स है ना, कुछ जो बेसिक चीजें हैं, मैं अभी बताया आपको कि फंडामेंटल जो राइट है वो क्या है? हमारा एस्पिरेशन, हम जो कुछ चाह रहे हैं। ठीक, एस्पिरेशन है। अब इन एस्पिरेशंस को एश्योरिटी
ठीक, इन एस्पिरेशंस को एश्योरिटी कहाँ मिलेगी? अब जैसे हम कुछ चाह हैं लेकिन हो नहीं रहा है, गवर्नमेंट नहीं दे रही है उस चीज को, तो यदि हम फंडामेंटल राइट, हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो हम फ्री रहना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट हमें फ्री नहीं रहने दे रही है, तो कैसे नहीं रहने दे रही है? हम घूम रहे हैं कहीं पर, ठीक, रिस्ट्रिक्शन एरिया नहीं, कहीं पर भी हम घूम रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में, तो वहां पर हमें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। ठीक, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन हुआ है, तो हम कहाँ जाएंगे इसको? तो ये जो वायलेशन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक, क्लेम कर सकते हैं, मतलब इसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? एश्योरिटी लाना। इस चीज का एश्योरिटी लाना कि हम जो कुछ चाह रहे हैं वो एश्योर है। ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स का जो इंपॉर्टेंस है वो है हमारा जो एस्पिरेशन है उसको व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना और एश्योरिटी लाना कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ठीक, अब हम देखते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, 6 फंडामेंटल राइट्स है, याद तो करो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, बताओ। ठीक, फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो 6 प्रकार के हैं। पहला जो राइट है, पहला जो राइट है वो है राइट टू इक्वेलिटी। पहला राइट क्या है? राइट टू इक्वेलिटी। देखिए, इक्वेलिटी को समझने के लिए ना हमें डिस्क्रिमिनेशन को समझना होगा। किसको समझना होगा? डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव। ठीक, डिस्क्रिमिनेशन क्या है? देखो, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है उसको समझो। ठीक, आप यदि जेंडर बेस में, ठीक है, कलर बेस में आपको क्या है, आपको राशन नहीं दिया जा रहा है यदि आप काले हो तो, ठीक, आपको स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि आप लड़की हो। ठीक, यदि ये कौन सा हम बेस लिखते जा रहे हैं। ठीक, जैसे देखो, डिस्क्रिमिनेशन किसके बेस में हो रहा है? जेंडर के बेस में हो रहा है। आपको स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि आप लड़की हो या लड़के हो, जेंडर बेस में। कलर, आपको राशन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आप क्या हो? दूसरे कलर के हो। ठीक, बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस में यदि आप कर्नाटका के रहने वाले हो या किसी भी स्टेट के रहने वाले हो तो आपको क्या, मतलब गवर्नमेंट स्कीम का कोई भी लाभ नहीं उठाने दिया जा रहा है। बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग आपको क्या नहीं मतलब हो रहा है, आपको जो है अपॉर्चुनिटीज के लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन हुआ। जेंडर बेस में हुआ, रेस बेस में हुआ, बर्थ प्लेस बेस में हुआ, बहुत सारे बेसिस हैं जिनमें डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन को एबोलिश करने के लिए कौन सी चीज लाई गई है? राइट टू इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब क्या? ठीक, अब हम समझते हैं इक्वेलिटी मतलब क्या। ठीक, आर्टिकल से हम समझेंगे कि मतलब आर्टिकल में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल्स में क्या क्या लिखे हुए हैं इनके बेस में। ठीक, ये है आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक, जो फंडामेंटल राइट है ना, जो फंडामेंटल राइट्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो है आर्टिकल 12 से 35 तक का है। ठीक, 12 से 35 तक का है। ठीक, अब जो है 12 में क्या बताया गया है? इसमें 12 में डेफिनेशन ऑफ एफआर, मतलब फंडामेंटल राइट्स के डेफिनेशन बता दिए गए हैं जो कि हम डिस्कस अभी कर चुके हैं। ठीक, और जो 13 है, आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में हमें ये कह दिया गया है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा जो प्रियम्बल है उसका बेसिक, हमारा प्रियम्बल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर टाइप है। ठीक, एम है, तो उसमें ज्यादातर हमारे क्या लिखे हैं? जो फंडामेंटल राइट्स है वो लिखे हुए हैं। ठीक, तो इन फंडामेंटल राइट्स को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। किसमें लिखा है? आर्टिकल 13 में। अब हम देखते हैं आर्टिकल 14, ये आता है राइट टू इक्वेलिटी में, आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 में कहा गया है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ठीक, लॉ के समक्ष, किसी भी कानून के समक्ष आप बराबर हो,
आप रिच हो, पुअर हो, किसी भी कास्ट के हो, ठीक, या फिर किसी भी कलर के हो, या फिर किसी भी रिलीजन के हो, आप पर कानून समान रूप से लागू होगा। जो सजा किसी अमीर को मिल रहा है वही सजा किसी गरीब को भी मिलेगा, जो सजा किसी एक्स जाति को मिल रहा है तो वो वही सजा वाई जाति को ही मिलेगा। मतलब समानता का एक जो स्वरूप है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के समक्ष सब समान है। ठीक, आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। ठीक, अभी हमने देखा जेंडर हो गया, रेस हो गया, रेस मतलब कलर, कलर के बेस में, बर्थ प्लेस के बेस में, रिलीजन के बेस में, ठीक, रिलीजन के बेस में या फिर कास्ट के बेस में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है पब्लिकली वो एबॉलिश होगा। ठीक, आप समान हो, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता इन बेसिस पे। ठीक, आप पब्लिकली कहीं भी घूम सकते हो, आप समान हो पब्लिकली, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक, जो आर्टिकल 16 कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कि राइट अपॉर्चुनिटीज का क्या होगा? समानता होगा, राइट टू अपॉर्चुनिटीज, राइट टू अपॉर्चुनिटी। ठीक, अपॉर्चुनिटी मतलब जैसे देखो आपको कोई स्किल डेवलप करना है लेकिन आप क्या हो, यदि आपको कोई स्किल डेवलप करना है लेकिन आप क्या हो, किसी कास्ट बेस से, यदि आप एससी हो, आप नहीं कर पा रहे हो वही स्किल को, तो अब वो क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास जो थी वो आपसे छीन ली गई, आप इक्वल नहीं रह गए। ठीक, तो राइट टू अपॉर्चुनिटी मतलब आपके पास समान अपॉर्चुनिटी है, समान अवसर है, आप पब्लिकली कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास समान अवसर है। ठीक, तो ये हुआ राइट, मतलब स्किल को डेवलप करने के लिए आपके पास समान अवसर है, अपॉर्चुनिटी आपके पास समान है। ठीक, और जो आर्टिकल 17 कहता है इसी का, ठीक, आर्टिकल जो 17 कहता है, आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी का एंड, मतलब जो अस्पृश्यता था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो इसी को लेकर, जो अस्पृश्यता हो रहा था उनकी कास्ट में, एससी वालों के जो ट्राइबल कास्ट में जो अस्पृश्यता फैला हुआ था उस समय, उनका जो मेन मोटिव था बी आर अम्बेडकर का वो यही था कि एंड ऑफ अस्पृश्यता, और गांधी जी का भी यही मोटिव था कि भाई हमें जो अनटचेबिलिटी हो रही है, आप देखते होंगे कि जब हम पानी भरने जाते हैं गाँवों में तो कुछ जो पर्टिकुलर रिलीजन होते हैं, कुछ जो पर्टिकुलर कास्ट होते हैं, रिलीजन वाले लोग होते हैं, उनसे हम दूर हो जाते हैं, हम खुद अस्पृश्यता के क्या हैं, विक्टिम हैं। ठीक, तो इसको एंड करने के लिए, मतलब इसको एंड करना है, मतलब समानता लाना है, तो समानता कैसे आएगी? अस्पृश्यता का अंत करके। ठीक, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, हम किसी को टच नहीं करते हैं तो वो अनटचेबिलिटी, भाई हम समान, यदि हमें समान रहना है तो अस्पृश्यता का अंत करना होगा। ठीक, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी है आर्टिकल 18 में, एंड ऑफ पोजीशन, एंड ऑफ पोजीशन। ठीक, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, यहाँ पर कोई मोनार्क वोनार्क नहीं है, जैसे ब्रिटिश में मोनार्क है ना, एक हमारे जैसे, जैसे हमारे यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट का जो है, प्रेसिडेंट तो हमारे यहाँ लीगल है, वहां पर जो मोनार्क है तो एक पोजीशन कहला गया। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर ये कह रहा है कि एंड ऑफ पोजीशन मतलब कोई भी जो पोजीशन है, ठीक, एक्सेप्ट, जैसे देखिए समझते हैं, जैसे एजुकेशन में कौन सा पोजीशन होता है? एक्सेप्ट, मतलब एजुकेशन, आर्मी वाले, ठीक, एजुकेशन में जैसे प्रोफेसर होते हैं, तो प्रोफेसर आपने अपने मेहनत से उस पोजीशन को पाया है। आर्मी में भी, आर्मी में भी जो जनरल जनरल होते हैं उन लोगों ने भी मेहनत की है, तब उन्होंने उन पोजीशंस को पाया है। अदरवाइज इन पोजीशंस के अलावा जितने भी पोजीशंस हैं उनका एंड है, क्योंकि आप भी समान हो, रूल बिफोर लॉ हम क्यों कह रहे हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यहीं पर कि भाई आप लॉ के समक्ष समान हो, अभी कोई पोजीशन नहीं है यहाँ पर, आप, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हर व्यक्ति का जो है राइट, मतलब वन वोट वन वैल्यू है। ठीक, तो यही यही क्या होगा, राइट टू इक्वलिटी। ठीक, मतलब इक्वलिटी में हमने ये देखा, इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के समक्ष सब समान है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपको समान अपॉर्चुनिटी है,
और जो आपके साथ अनटचेबिलिटी जो हो रही है उसका अंत है, और कोई भी पोजीशन नहीं है, समाज में सब बराबर हैं। ठीक, ये हुआ राइट टू इक्वेलिटी। अब जो सेकेंड है, बैठा देते हैं इसको, जो सेकेंड है वो है राइट टू फ्रीडम। ठीक, जो सेकेंड राइट है जो हमें मिला है वो है राइट टू फ्रीडम। क्या हो गया पेन को, राइट टू फ्रीडम। ठीक, अब देखो फ्रीडम को हम कैसे समझ सकते हैं, आर्टिकल से समझ सकते हैं। ठीक, कैसे, देखो आर्टिकल 19 में क्या लिखा है, आर्टिकल 19 में, ठीक, अब जो फ्रीडम है ना उसका जो बेस है वो क्या है, यार हमें, हम जो सोच रहे हैं, जो है हम बोलना चाहते हैं वो तो बोल सकें, तब हम कहेंगे कि हाँ ठीक है हम फ्री हैं। मतलब जैसे मैं बोल पा रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि ठीक है मैं फ्री हूँ, मैं फ्री, मतलब मैं फ्रीडम का एक हिस्सा हूँ। ठीक, तो आर्टिकल 19 में यही कहता है, 6 भाग है आर्टिकल 19 के, उसमें जो पहला भाग है, ठीक, आर्टिकल 19 का जो पहला भाग है वो यही कहता है भाई राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। कम से कम ये तो है हमारे पास, राइट टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, एक्सप्रेस एंड थॉट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना जो थॉट है, अपने जो विचार है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम माइक में बोल सकते हैं, हम किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं इशारा में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, या फिर मैं बोल कर एक्सप्रेस कर रहा हूँ, या फिर मैं इस आंखों से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज से एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपने विचारों को। ठीक, तो ये हुआ फ्रीडम का पहला। और जो सेकेंड है, ठीक, वो है ऑर्गेनाइजेशन बनाना। ठीक, आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हो, आप फ्री हो, आप कुछ प्रचार प्रसार कर रहे हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, ये सेकेंड हुआ। थर्ड जो हुआ वो है ट्रेवल, देश में आप कहीं भी घूम सकते हो। ठीक, फोर्थ जो हुआ वो है देश में आप कहीं भी बस सकते हो। फिफ्थ हुआ देश में आप कहीं भी एसेट खरीद सकते हो, देश में आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बिजनेस। ये कुछ क्या हुआ, ये फंडामेंटल्स हैं राइट टू फ्रीडम के। ठीक, राइट टू जो फ्रीडम है ये आर्टिकल 19 से 22 तक है। ठीक, तो आर्टिकल 19 में सिर्फ हमें इतनी सारी फ्रीडम दी हुई है, कौन कौन से, राइट टू एक्सप्रेस योर थॉट, आप अपने जो थॉट्स हैं उसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, देश में कहीं भी घूम सकते हो, देश में कहीं भी बस सकते हो, केरला चले जाइए वहां बस जाइए। ठीक, एसेट्स, आप वहां पर क्या खरीद सकते हो, जमीन में कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक, और बिजनेस वहां पर आप कर सकते हो। ये आर्टिकल 19 का हुआ। ठीक, आर्टिकल 19, आगे देखते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है राइट टू फ्रीडम। जब जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 है उसमें ये कहता है प्रिवेंशन टू कन्वेक्शन, प्रिवेंशन टू कन्विक्शन। ठीक, प्रिवेंशन टू कन्विक्शन मतलब क्या, आप यदि आपने कुछ क्राइम किया है तब भी आप उसे नहीं मान सकते, आप क्या हो, फ्री हो। ठीक, कैसे, जैसे देखो यहाँ पर जो है 3 प्रोविजंस दिए हुए हैं, 3 प्रोविजंस कौन कौन से हैं, कि भाई एक गलती होगी आपकी तो आपको एक ही सजा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आप, एक व्यक्ति का मर्डर किया, अब आप सोच रहे हो कि मेरे को तो फांसी होना ही है, दूसरा भी कर, दूसरा कभी कर दूं, तीसरा कभी कर दूं, ऐसा नहीं है। ठीक, मतलब या फिर ऐसा समझो आपने एक जगह चोरी की तो आपको कितना साल होगा, सजा होगा मान के चलो 2 साल का। तो आप सोचोगे यार यार 1 साल में तो 2 साल का, 1 साल मतलब एक चोरी में 2 साल का सजा तो मेरे को मिल ही रहा है, तो मैं क्या करूं कि और भी चोरी करता जाऊं, ऐसा नहीं है। एक जो, जैसे देखो लालू प्रसाद जो यादव है ना, बिहार का जो वो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था, क्या उसको ऐसा नहीं कर सकती कि एक बार वो भी सजा काट के आ चुके हैं
ठीक, तो ऐसा नहीं करेंगे कि फिर से उसे सजा देंगे, नहीं, वो एक गलती किए थे, एक सजा उन्हें मिल चुकी है। ठीक, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि मैंने ये गलती की है, मैंने ये गलती किया है और ये मेरा सबूत है, आपका सबूत नहीं माना जाएगा। ठीक, तो या आप जो है अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। ठीक, ये क्या हुआ, समानता का एक समानता कह रहा हूं, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का एक उदाहरण हुआ कि आपको जो है कोर्ट है वो ये कह रहा है कि आपको एक प्रकार का छूट है। ऐसा नहीं है कि आपने क्राइम कर भी दिया है तो आपको एक गलती एक ही सजा मिलेगी, आप अपने खिलाफ क्या नहीं कर सकते, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। ठीक, ये हुआ आर्टिकल 20, प्रिवेंशन टू कन्विक्शन। ठीक, आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 21, ठीक, आर्टिकल जो है 21 में क्या कहता है, लिबर्टी ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक, पर्सनल लिबर्टी, आपको क्या है, जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का स्वतंत्रता है आपको। ठीक, आपको ये भी स्वतंत्रता दिया गया है कि आप जीवन जी सकते हो। ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन हर स्वतंत्रता दे लेकिन आपको कहे कि आप नहीं जी सकते जीवन, आपको हमारे हिसाब से जीना होगा, नहीं, आप जीवन जी सकते हो। ठीक, राइट टू लाइफ है। और एक और जो इसका है वो है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी में है राइट टू प्राइवेसी। इसमें क्या है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। अब ऐसा नहीं है कि आपके जो घर में है या फिर आपके बेडरूम में कोई भी घुस जाएगा, नहीं, आपके पास राइट टू प्राइवेसी है। आप जो कुछ भी सोच रहे हो तो वो आपकी प्राइवेसी हुई, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपके पास प्राइवेसी है। ये भी एक क्या हुआ, स्वतंत्रता का हिस्सा हुआ। ठीक, राइट टू लाइफ है। ठीक, जो मतलब आप जी सकते हो, फ्री जी सकते हो। ठीक, और ये जो 21 का जो ए है इसमें है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ये बताइए, आप जी रहे हो, ठीक, लेकिन आपको एजुकेशन ही नहीं मिला है, आपको सही से हेल्थ ही नहीं मिला है, तो आप कैसे करके जियोगे, हेल्थ नहीं मिला तो ये जो है ना, ये जो आर्टिकल है, ठीक, ये गवर्नमेंट को बहुत परेशान करती है। कैसे, कोई भी हवाला इस आर्टिकल का हवाला दे सकता है कि आप मेरे को हेल्थ नहीं दे रहे हो, मतलब आप जो है मेरी जो राइट है, आर्टिकल 21 मेरा जो फंडामेंटल राइट है उसका आप क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। तो जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करती है कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन ना हो, वो हेल्थ देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, एजुकेशन दे रही होती है, तो ये हमारे बहुत काम का होता है। ठीक, तो ये हुआ राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 21। ठीक, और जो 22 है आर्टिकल 22, ठीक, आर्टिकल 22 को देखते हैं। आर्टिकल 22 वो है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन किसके, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन टू अरेस्ट। ठीक, आप अरेस्ट हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है, जब तक आप जो है जो क्राइम किए हो वो साबित नहीं हो जाता तब तक आप क्या हो, आप बेगुनाह मतलब बेगुनाह हो। ठीक, मतलब आप गुनहगार नहीं हो, कहने का ये मतलब हुआ कि आप जब तक आपका जो गुनाह है वो कबूल या फिर वो साबित नहीं हो जाता तब तक आप जो है गुनहगार नहीं हो। और आप जो अरेस्ट कर लिए हो, ठीक, तो आपको जो है कौन कौन से ऐसे स्वतंत्रता है, आपने गुनाह कर भी दिया है फिर भी मैं आपको कौन कौन सी स्वतंत्रता है जो संविधान हमें देता है। तो पहला ये है कि आपको जो है पुलिस 24 घंटे तक रख सकती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस एकदम 3 घंटा रख दी और मारे जा रही है, नहीं, 24 घंटा तक रख सकती है, उसके बाद उसको कोर्ट में पेश करना होगा। इसे कहते हैं, एक रिट है जिसे कहते हैं हेबियस कॉर्पस, हेबियस
कॉर्पस, इसका पालन करती है कौन? पुलिस। ठीक, तो ये हुआ 24 घंटे के भीतर आपको क्या होगा? पेश कराया जाएगा। ठीक, और आपको क्या है? वकील रखने का जो है आपके पास प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि आप अरेस्ट हो गए हो तो कुछ नहीं कर सकते, आप गए अब जेल, फांसी में लटका दिया, नहीं, आपको वकील रखने की स्वतंत्रता है। ठीक, आपको वकील रखने की स्वतंत्रता है। ठीक, ये हुआ राइट टू फ्रीडम, मतलब 19 से 22 तक। 19 में हमने 6 पार्ट्स देखे। ठीक, और 20 में हमने देखा प्रिवेंशन टू कन्विक्शन। 21 में देखा लिबर्टी ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको राइट टू प्राइवेसी, आप कुछ भी करिए, फर्क नहीं पड़ता हमें भी। ठीक, आर्टिकल 22 में है प्रिवेंशन टू अरेस्ट। ठीक, अरेस्ट मतलब आप जब अरेस्ट हो भी गए हो तो आपको कौन कौन स्वतंत्रता है? आप 24 घंटा तक जेल में रहोगे, उसके बाद आपको कोर्ट पेश किया जाएगा, आप वकील खुद का रख सकते हो। ठीक, अब इसमें जो है ना एक कंट्रोवर्सी आता है, एक कंट्रोवर्शियल क्या आता है? दूसरा पेन देखते हैं। ये जो कंट्रोवर्शियल जो आता है वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन इशू जो आता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या कि सरकार को यदि लग रहा है कि आप देश के लिए खतरा हो, नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप खतरा हो, तो आपको सरकार क्या कर लेगी? 3 महीने के लिए जेल में डाल देगी। ठीक, तो ठीक, ये जो हुआ वो क्या है कि सरकार को यदि लग रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप खतरा हो, लग रहा है कि ये कुछ नहीं हो, थ्रेट खाली लग गया सरकार को, गवर्नमेंट को, कि आप क्या हो? नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो, तो आपको क्या कर लेगी? वो जेल में डाल देगी, चिल्लाते रहो वहां पर आप। ठीक, तो ये कंट्रोवर्शियल क्या है? इशू है कि एक तरफ आप कहते हो कि राइट टू लाइफ, ठीक, एक तरफ आप कहते हो राइट टू लाइफ, हम पर्सनल लिबर्टी एक तरफ कहते हो, मतलब आप स्वतंत्रता की एक तरफ बात कर रहे हो और एक तरफ हमें जेल में डाल दिया रहा हो बिना किसी मतलब गुनाह किए हुए, बिना हम कोई भी क्राइम नहीं किए हैं फिर भी में हमें आप जेल में डाल दिए। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है वो सर्वोपरि है। ठीक, इमरजेंसी क्यों लगाया जाए? ये बताइए, इमरजेंसी में जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस समय जो है फंडामेंटल जो राइट है, ठीक, जो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक, वो क्या है? देश है। ठीक, देश जब रहेगा तब हम लोग रहेंगे। ठीक, तो इमरजेंसी जब लगता है ना, इमरजेंसी में ये बताइए सस्पेंड क्यों हो जाते हैं? जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इसलिए सस्पेंड हो जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए, ठीक, कि जब तक इमरजेंसी लगा है तब तक आप भाई शांत रहिए, क्योंकि अब आपसे ज्यादा हमारे लिए जो है देश महत्वपूर्ण है। ठीक, देश की जो अखंडता है, जो संप्रभुता है, उसको हमें बनाए रखने के लिए फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उसे हमें सस्पेंड करना होता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों लगाया जाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए यदि आपको थ्रेट हो, लग रहे हो यदि आप गवर्नमेंट को, तो आपको क्या कर देगी? 3 महीने के लिए जेल में डाल देगी, 3 मंथ्स के लिए। गवर्नमेंट जो है ना इसका बहुत ज्यादा मिसयूज भी करती है। ठीक, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल क्या है? इशू है। ठीक, तो ये तो हुआ सेकेंड राइट। ये कौन सा राइट हुआ? सेकेंड राइट हुआ, राइट टू फ्रीडम। फर्स्ट क्या है? राइट टू इक्वलिटी, सेकेंड हुआ राइट टू फ्रीडम। अब थर्ड देखते हैं। जो हाँ थर्ड राइट है, थर्ड राइट क्या है? वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है? दो तरीके से होता है। आर्टिकल वो 22 तक था, ये कितना सा है? 23 से 24 तक, दो ही आर्टिकल है इसमें। 23 में ये कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक, देख रहे हैं। ठीक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है मतलब जो आप हो, ठीक, आपकी क्या है? एक डिग्निटी है। ठीक, डिग्निटी किस में है? कि राइट टू इक्वलिटी में डिग्निटी है, मतलब आप स्वयं में एक आपकी गरिमा है।
ठीक, यदि आपको बेचा जा रहा है, आपको खरीदा जा रहा है, मतलब एक ये क्या है, एक एक्सप्लॉइटेशन हुआ, एक शोषण हुआ, तो ये इसका जो अंत है वो किस में है, आर्टिकल 23 में है। ठीक, और आर्टिकल जो 24 है उसमें है चाइल्ड लेबर, एंड ऑफ चाइल्ड लेबर। जो चाइल्ड लेबर का जो होता है ना, 14 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उन्हें जबरदस्ती काम करवाया जाता है, तो ये भी एक क्या है, क्राइम है। ठीक, तो ये हमें क्या है, एंड ऑफ चाइल्ड लेबर का जो एक राइट है वो हमें मिला हुआ है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। यदि आपको दिखते हैं, कोई सोसाइटी में दिखते हैं कि चाइल्ड लेबर काम कराए जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के तहत आप कोर्ट जा सकते हो, कह सकते हो चाइल्ड लेबर वहां पर हो रहा है, तो कोर्ट जो है रिट दायर करेगी गवर्नमेंट को कहेगी कि देखो वहां पर क्या हो रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। गवर्नमेंट तुरंत एक्शन लेगी, कोर्ट की यहाँ पर यदि गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती तो वो क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ जुडिशरी, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मतलब आपने जुडिशरी का क्या किया है, अवहेलना किया है, और जुडिशरी का अवहेलना किया है आपने, मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशन का अवहेलना किया। मतलब सोच लो आप कितना पावरफुल है क्या, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, तो ये हुआ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब जो फोर्थ है, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो ये जो है आर्टिकल 24 तक था, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है ये। ठीक, राइट टू रिलीजन ऑफ, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक, आर्टिकल इसके जो 25 में क्या कहता है, आर्टिकल 25 में कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। ठीक, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मतलब समझते हैं, देखो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस कहता है मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता। मतलब आप जिसको भी पूजना चाहते हो, जिस पर भी आप विश्वास करना चाहते हो, यदि आप इस पेन को, रेड कलर के पेन को आप क्या मान लो, भगवान मान लो और इसको पूजो, कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक, क्या है यहाँ पर, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, आप इन दोनों पेन को भगवान मान लो, ठीक, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आप किसी को भी भगवान मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी आप मान सकते हो, उसकी पूजा कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। किसके तहत, आर्टिकल 25 के तहत, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के तहत। ठीक, अब आर्टिकल 26 में कहता है कि आप क्या बना सकते हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी नवरात्रि आने वाली है, ठीक, अभी गणेशोत्सव हो गए, तो गणेशोत्सव में हमने देखा है कि पंडाल लग रहे थे, बड़े बड़े पंडाल लग रहे थे, वो क्या ऑर्गेनाइजेशन बना बना के मोहल्ले के 10-15 जो बच्चे हैं, ठीक, वो क्या, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कहलाया। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना जो अपनी जिस चीज को भी है हम क्या कर रहे हैं, प्रिफर कर रहे हैं। ठीक, कौन कौन सी चीज कर रहे हैं, अपन प्रिफर कर रहे हैं, मतलब हम खुद उसको प्रेफर कर रहे हैं, प्रोफेस कर रहे हैं, मतलब हम उसको व्यक्त कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं, मतलब फैला रहे हैं। इतनी सारी चीजें हम कर सकते हैं। आर्टिकल 25 में है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, आर्टिकल 26 में है रिलीजियस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 27 में ये है कि अब जैसे देखना ना, अभी राम मंदिर बन रहा है ना, बनना शुरू हुआ है, तो उसके लिए चंदा क्यों मांगेगा, सरकार भी तो बनवा सकती थी। नहीं, जो रिलीजियस काम है उसके लिए जो है कोई भी सरकारी धन उपयोग नहीं होगा। ठीक, और जो रिलीजियस काम में जो भी एसेट बनेगी, ठीक, उसके लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब जो रिलीजियस वर्क है उसके लिए नो टैक्स, टैक्स नो, कोई भी टैक्स नहीं लग रहा होगा। जब भी हम कोई भी चीज बना रहे होंगे रिलीजियस के लिए, मतलब हम अपने आप कुछ मानने के लिए हम कोई स्टैचू बना रहे हैं, हम बुद्ध की स्टैचू बना रहे हैं, तो इस स्टैचू में जो भी चीजें यूज हो रही होंगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगी सरकार। ठीक, वो हुआ आर्टिकल 27।
जो आर्टिकल 28 है उसमें कहता है कि आप जो है रिलीजियस एजुकेशन पब्लिक में नहीं दे सकते। ठीक, रिलीजियस एजुकेशन पब्लिकली आप नहीं दे सकते। आप पब्लिक में जाके किसी भी रिलीजियस मतलब रिलीजन को आप जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आप क्या नहीं कर सकते, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक, आप जो है क्या करिए, आप प्रोफेस करिए, आप एजुकेशन के जो पर्पस से आप किसी भी रिलीजन को आप नहीं पढ़ा सकते। ठीक, तो ये हुआ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आप जिसे मानना चाहते हैं माने, जिसकी पूजा करना चाहते हैं करिए, ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और रिलीजन आप एजुकेशनली किसी भी रिलीजन को आप नहीं पढ़ा सकते। ठीक, ये जो है कौन सा वो हुआ राइट हुआ, ये हुआ फोर्थ राइट। अब फिफ्थ राइट हम पढ़ते हैं। ठीक, फिफ्थ राइट को समझते हैं। जो फिफ्थ राइट है, ठीक, फिफ्थ राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये किसके लिए बना है? माइनॉरिटीज के लिए बना है। किसके लिए बना है? माइनॉरिटीज के लिए। माइनॉरिटीज किस बेस में? माइनॉरिटीज जो है कास्ट के बेस में और रिलीजन के बेस में। रिलीजियसली यदि आप माइनॉरिटी हो, कास्ट बेस में यदि आप माइनॉरिटी हो, आप आर्टिकल 29 के तहत, ये आर्टिकल कहां से कहां तक है? 29 से 30 तक। 29 के तहत आप क्या कर सकते हो? अपने कल्चर को बढ़ावा दे सकते हो, कल्चरल राइट से। ठीक, आप जिस भी त्योहार को मानते हो मानिए, जिस भी रीति को आप अपनाते हो अपनाइए। ठीक, माइनॉरिटीज हो तो आप, यदि आप आर्टिकल 30 में आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप खुद का खोल सकते हो यदि आप माइनॉरिटीज हो। तो ये जो राइट है वो खासकर माइनॉरिटीज के लिए बना हुआ है। ठीक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स वो किसके लिए बना है? माइनॉरिटीज के लिए बना है। कल्चरल राइट्स वो कर सकते हैं माइनॉरिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुद का खोल सकते हैं। माइनॉरिटीज किस बेस में होते हैं? दो बेस में होते हैं, कास्ट बेस में और रिलीजन बेस्ड में। ठीक, अब यहाँ तक मुझे लगता है ये जो सेशन है वो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जो सिक्स्थ राइट है, ठीक, इस सिक्स्थ राइट में क्या है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक, ये क्या है? ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहते हैं। सोल मतलब आत्मा है। जैसे हमारी आत्मा है तब हम जिंदा है, वैसे ही ये जो राइट है, यदि ये राइट नहीं रहा तो कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा नहीं रहेगी। क्यों? ठीक, क्योंकि ये जो राइट है वो हर जो फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करने का जो शक्ति देता है, किसे? कॉन्स्टिट्यूशन को, वो यही राइट देता है। ठीक, इस राइट में जो है, इस राइट में यदि आपका कोई भी, इस राइट के तहत यदि आपका कोई भी जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है, या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कोई भी आपका क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो आप इस राइट के तहत कोर्ट में जाके, ठीक, आप क्या कर सकते हो? कोर्ट में जाके सीधे आप कोर्ट को बोल सकते हो मेरे इस राइट का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट करेगी, ऑर्डर्स देगी सरकार को कि देखिए उसका इस राइट का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो इन ऑर्डर्स को हम क्या कहते हैं? रिट्स कहते हैं। ठीक, इन ऑर्डर को रिट्स बेस में कोर्ट के पास कुछ ये हथियार है, समझ लो। ये जो रिट्स हैं वो क्या है? हथियार हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाए रखने के लिए जो रिट्स हैं, ये रिट्स कितने प्रकार के होते हैं। और इस जो राइट है, ये जो राइट है, ठीक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें जो रिट्स हैं, ठीक,
इस रेट्स को हम आने वाले जो अगले सेशन है उसमें पढ़ेंगे, और जो अगला जो सेशन होगा, ठीक, ये जो हुआ हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने सारी राइट्स कवर अप कर लिए हैं। ठीक, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 2 है, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 1 हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, ठीक, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने राइट्स सारी देख लिए। ठीक, फंडामेंटल राइट्स जो है क्यों जरूरी है, आप खुद देखना कि क्यों जरूरी है। ठीक, बिना फंडामेंटल राइट्स के आप जी के देखिए, नहीं जी सकते आप। ठीक, इसलिए जरूरी है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। 12 जो है डेफिनेशन बताता है, 13 जो है बोल देता है कि कोई भी वायलेशन उसका नहीं कर सकता, 14 से 18 तक। ठीक, हम देख ले रहे हैं एक बार अच्छे से। ठीक, जो पहला राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, वो है आर्टिकल 14 से 18 तक, 14 से 18 तक। सेकेंड राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, वो है आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 तक। जो थर्ड है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक, वो है आर्टिकल 23 से 24 तक। ठीक, जो फोर्थ राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो है आर्टिकल 25 से 28 तक। ठीक, जो फिफ्थ राइट है वो हमने देखा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये कहां तक है, 29 से 30 तक है। ठीक, जो सिक्स्थ राइट है जो हम पढ़ेंगे आने वाले सेशन में, वो कौन सा राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें हम रिट्स पढ़ रहे होंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये होगा आर्टिकल 32 से 35, मतलब आर्टिकल 32 में है ये, इसको देखेंगे आर्टिकल 32 में है। ठीक, क्या आज के इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। ठीक, यदि आपको यार ये सेशन में मजा आ रहा है तो यार इस वीडियो को या फिर इस सेशन को आप देख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करो। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे, रेट्स पढ़ रहे होंगे, डीपीएसपी पढ़ रहे होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों में क्या अंतर है, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, उसको हम देख रहे होंगे। मजा आ रहा होगा हमें, एकदम आसान तरीके से हम इस चीज को समझ रहे होंगे। यार बस आज के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब कर दो और इस जो वीडियो है उसको शेयर करो। जो भी यूपीएससी का एस्पिरेंट है, पीसीएस का एस्पिरेंट है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का एस्पिरेंट है, तो यार उसको शेयर कर दो, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो बेस है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, यदि हम अच्छे से चीजों को कवर अप करते हैं तो। ठीक, थैंक यू यार।